जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति दोस्तों डायनामो और मोटर होता है। विद्युत मोटर पूछा जाता है कि डायनामो और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ध्यान रखना, किस सिद्धांत पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला है उपकरणों को किस पदार्थ से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो उपकरणों को दोस्तों बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, रबड़ की शील्ड को बाहर से घेर देते हैं। जब बाहर से रबड़ की शील्ड लगा देंगे तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बच जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है किससे? रबड़ की शील्ड द्वारा। अगला है उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो सूक्ष्म रेडियो विकिरण तरंग प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती है। हमेशा पूछा जाता है उपग्रह संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म रेडियो तरंगों को। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, न्यूमेटाफोर किस प्रकार का अंग है। तो ये श्वसन अंग है। ध्यान रखना, क्या है? श्वसन अंग। न्यूमेटाफोर किस प्रकार का अंग है? श्वसन अंग है। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है। ध्यान रखना, राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है मैनग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद। ध्यान रखना, मैनग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद। ध्यान रखना। अगला है कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। एकेसिया पाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एकेसिया पाया जाता है। वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। ध्यान रखना, वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। वर्धी जनन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। अगला है विविपारियस जर्मिनेशन का क्या अर्थ है। तो बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण कहलाता है। ध्यान रखें, बीजों को वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण। तना, जड़, पत्ती, पुष्प में से किस में मरुस्थलीय पादपों में सर्वाधिक अनुकूलन पाया जाता है। तो पत्तियों में सर्वाधिक अनुकूलन होता है। ये अपने आप को अनुकूल रखती हैं। ध्यान रखना, पत्तियां में मरुस्थलीय पौधों में सर्वाधिक क्या अनुकूलन पाया जाता है? पत्तियों में। कुछ पौधे जल एवं स्थल दोनों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। कुछ पौधे जल और स्थल दोनों में उगते हैं, यानी कि जल में और भूमि पर, पृथ्वी पर, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जल स्थलीय पादप, हेलोफाइट कहते हैं। ध्यान रखना, और यह इसी को बोला जाता है जल स्थलीय पादप या हेलोफाइट। अधिकांश अगला है अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते। अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते। इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते। ध्यान रखना, जिनमें बीज पाद बने, यानी कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनके पुष्प क्या होते हैं? अधिक विकसित नहीं होते। तो अधिक विकसित न होने के कारण में बीज नहीं बनता। ध्यान रखना, जिन पादपों में बीज नहीं बनता वो अधिक विकसित नहीं होते। ध्यान रखना उनके पुष्प। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं। तो क्रांतिक तत्व ध्यान रखना कौन कहलाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनको शॉर्ट में बोलते हैं एनपीके। तो एनपीके तत्व क्या कहलाते हैं? क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मेन तत्व होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। तो क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि एनपीके कहलाते हैं। ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से होते हैं। तो मैग्नीज और क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, जल अपघटन। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं। तो मैग्नीज, एमएन का मतलब होता है मैग्नीज, और सीएल का मतलब क्लोरीन। ठीक है, ये मैग्नीज का प्रतीक एमएन होता है, क्लोरीन का सीएल। ध्यान रखना, मैग्नीज और क्लोरीन। अगला है मक्के में सफ़ेद कल का रोग किस तत्व की कमी से लगता है। तो जिंक की कमी से कम लगता है। ध्यान रखना, जब मक्का पौधे में जिंक की कमी हो जाती है तो उसमें सफ़ेद कल का नामक रोग लग जाता है। ध्यान रखना, तो जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कल का रोग लगता है। अगला है धान का खैरा रोग किस प्रकार की कमी से होता है। तो जिंक के धान में जब जिंक की कमी हो जाती है, धान के पौधे में जिंक की कमी हो जाने से धान में खैरा रोग लगता है। हमेशा ध्यान रखना, खैरा रोग किस फसल में लगता है। तो धान फसल में लगता है। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, धान पौधे में लगता है जब जिंक की कमी हो जाती है। ठीक। अगला है
लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सल्फर होता है दोस्तों। जो प्याज में गंध आती है और तीखी जो जलन होती है, अगर अजीब सी महक होती है, तो वो सल्फर के कारण होता है, ऐसा ध्यान रखना। लहसुन में भी ऐसे होती है, ठीक है। तो ये लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तेल में गंध जो आती है सल्फर के कारण आती है, ठीक है, ध्यान रखना। सल्फर का मतलब प्रतीक एस होता है। अगला, बोरान की न्यूनता के कारण सेव में कौन सा रोग हो जाता है? तो देखो, जब सेव का जो पौधा होता है दोस्तों, वृक्ष, तो उसमें जब आंतरिक कार्क की कमी हो जाती है तो उसमें सेव में रोग हो जाता है। कौन सी, किसके कारण? बोरान के कारण, सॉरी, बोरान की न्यूनता, जब बोरान की कमी हो जाती है तो सेव में आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखना। तो बोरान की न्यूनता यानी कि बोरान की जब मात्रा कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है, तो उसमें सेव में आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? आंतरिक कार्क, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, आंतरिक कार्क रोग हो जाता है। अगला है साथियों, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? दोस्तों, चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 होता है, ध्यान रखना। तो अब जैसे ये लिखा है 600 न्यूटन, तो इसमें पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 होता है। 1/6 का गुणा कर देंगे, 6 से 6 कट गया, तो ये आ जाएगा कितना? 100 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी का 1/6 होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका, अगर देखिए पृथ्वी का भार दे रखा है, दे और चंद्रमा पर पूछे तो उसमें 6 का भाग कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्व त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, गुरुत्व त्वरण जी जो है पृथ्वी की त्रिज्या का एक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, 1/8, ठीक है। तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा? बढ़ जाए, यानी गुरुत्व त्वरण क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटा दी जाती है तो गुरुत्व त्वरण स्वाभाविक बढ़ जाएगा, तो गुरुत्व त्वरण बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अगला है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों से ले जाना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच होता है, ध्यान रखना। उसका गुरुत्व केंद्र और जो पैरों का संतुलन केंद्र, दोनों क्या रहते हैं? बैलेंस में रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं और उनका बैलेंस बना रहता है, गुरुत्व त्वरण और संतुलन केंद्र, इसलिए आसान होता है दोनों हाथों से। और एक हाथ से ले जाना, उसमें ज़्यादा, ठीक है, क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, हमेशा जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला है, पहिए में बाल बेरिंग का क्या काम होता है? तो पहिए में बाल बेरिंग का काम होता है वो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, यानी कि गतिज घर्षण, जो गतिज घर्षण बल लगता है उसको बेलन घर्षण में बदल देता है, जिससे चलना आसान होता है। ज़्यादा घर्षण बल नहीं लगता, घर्षण बल आसान हो जाता है, कम लगता है, तो जिससे गाड़ी के पहिए घूमते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो किसकी जल उपयोगी होता है, ठीक है दोस्तों। पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? किसकी जल होता है, ठीक है दोस्तों, लाभदायक होता है। अगला है, पौधों में अस्थायी मुरझान का कारण क्या होता है? पौधे मुरझा जाते हैं अस्थायी रूप से, कभी कभी उनमें सिकुड़न आ जाती है, तो किस कारण से ऐसा होता है? तो पानी का वाष्पोत्सर्जन अधिक तथा अवशोषण कम होता है, यानी पानी कम अवशोषित करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? पत्तियों को जो जल होता है उसका भाप वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पन क्रिया कहलाता है, जल का, ठीक है। तो इसलिए जब वाष्पन क्रिया होती है ज़्यादा तो जल की कमी हो जाएगी और शोषण कम करता है, तो पौधे क्या होते हैं? जल की कमी के कारण ऐसा मुरझा जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, जल क्रांतिक मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव होता है? यानी कि जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जड़ों द्वारा जल अवशोषण कम हो जाता है, जड़ों द्वारा जल अवशोषण कम हो जाता है, ध्यान रखना। जो जड़ें अवशोषित करती हैं तो वो अवशोषण कम हो जाता है, यानी कि जल कम अवशोषित करता है, इसके कारण ऐसा होता है। जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जड़ों द्वारा जल को कम अवशोषित किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है,
मिलानी गुणांक से क्या अभिप्राय है? तो स्थायी होता है इसका। स्थायी मुरझाने के समय मृदा में उपस्थित जल की उपस्थिति से मात्रा को ज्ञात करता है। मतलब मिलानी गुणांक क्या करता है कि स्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को बताता है। जब पौधे मुरझा जाते हैं तो उसको जल में कितना जल है इसकी मात्रा की गणना करता है। इसका मेन काम होता है, ध्यान रखना कि जल का कितना प्रतिशत है उसमें, ये पौधा क्यों मुरझा रहा है, उसकी प्रतिशत मात्रा बताता है। ठीक है। अगला है, अधिक जल अवशोषण पौधों में किस विधि द्वारा होता है? तो अधिक जल अवशोषण पौधों में किस विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा होता है। ध्यान रखना, पौधे जो होते हैं तो अधिक जल अवशोषण करते हैं किस विधि द्वारा? तो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा पौधे अधिक जल अवशोषण करते हैं। ठीक है। अगला है, समानतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 25% पाई जाती है। जो समानतः मृदा होती है जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 25% होती है, ध्यान रखना। अगला है, मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? ध्यान रखना, तो क्रिस्टलीय जल भाग लेता है। मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना बनती है जो, उसमें जल का कौन सा भाग लेता है? तो क्रिस्टलीय जल भाग लेता है, ध्यान रखना। अगला है, भूमि के कार्य की शुष्कता से क्या अभिप्राय है? तो मृदा में लवणों की अधिकता को कहते हैं, ध्यान रखना। मृदा में लवणों की अधिकता से मतलब होता है इसका अभिप्राय। ठीक है, मृदा में लवणों की अधिकता से। अगला है, जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न स्थानों पर कौन पहुंचाता है? तो जल है और जो पोषक तत्व खनिज लवण होता है उनको जाइलम पहुंचाता है। जाइलम का काम होता है जो जल और पोषक तत्व होते हैं उनको जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, सक्रिय जल अवशोषण में पौधे के किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का? तो एटीपी का उपयोग करते हैं। पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? एटीपी, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। एटीपी का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, तो एटीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला साथियों, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी जैविक प्रक्रिया, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो एक उपापचयी, उपचयी यानी कि ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? उपचयी क्रिया है, ध्यान रखना एक। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ध्यान रखना। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ध्यान रखना। अगला है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश होता है, ध्यान रखना। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सौर प्रकाश। जो सौर ऊर्जा होती है जो उसका प्रकाश होता है वो जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को कौन ग्रहण करता है? प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को कौन ग्रहण करता है? तो NADP, ध्यान रखना, NADP ग्रहण करता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आश्रित प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश में क्रिया संपन्न होती है ग्रेना में, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ग्रेना में। और कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा में, ध्यान रखना। कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा में। जल के प्रकाश की अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। जल के प्रकाश की अपघटन में आवश्यक तत्व मैग्नीज और क्लोरीन। जल के प्रकाश की अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। जल के प्रकाश के अपघटन में आवश्यक तत्व कौन होता है? मैग्नीज और क्लोरीन, ध्यान रखना। मैग्नीज का प्रतीक Mn और क्लोरीन होता है Cl। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का अनुपात कितना होता है? लगभग 10:1 होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब 10 भाग और 1 भाग होना चाहिए शोषण का अनुपात, तो 10:1 होता है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का अनुपात। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है?
तो एटीपी तथा NADPAS2, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है? एटीपी और NADPAS2 से। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है। इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है? जो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है? तो क्रमशः H2 को ध्यान रखना। जल जो है ऑक्सीकृत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ध्यान रखना। तो H2 जल जो होता है ये ऑक्सीकृत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अपचयित होती है। ठीक है दोस्तों।